वेलकम गाइस। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जो जिस समय जैसे देख रहे हैं समझ लीजिएगा आपके भैया वैसे ही बोल रहे हैं। तो मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आईआईटी गुवाहाटी में बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके, तो मैं आप लोगों को बोर्ड्स के लिए पढ़ाऊँगा बेसिकली, और नीट लेवल भी ऑलमोस्ट 50-50 कवर करके चलूँगा, जाते आप लोग का भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग के नीट भी पास में आ रहे हैं और नीट स्टूडेंट्स की सबसे मेन दिक्कत फिजिक्स ही होती है। तो मैं आप लोग को फिजिक्स से ही शुरू करूँगा एंड बोर्ड्स के लिए तो मैं कंप्लीट कवर कर दूंगा, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। फॉर स्टेट बोर्ड सीबीएसई सबके लिए। ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन और फिर से बाद में और एक मैं वीडियो बना दूंगा तो उसमें भी दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को हिस्ट्री अच्छा लगेगा शायद सुन के, थोड़ा है कि नहीं। चलिए शुरू कर, ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत हिस्ट्री सुनने से मतलब लगता है ना कि फिजिक्स नहीं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मज़ा आएगा ना। चलिए, तो देखिए आप लोगों के बेसिकली एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी हिस्ट्री क्या कहती है कि 600 बीसी के अराउंड ग्रीक्स, वेरी इंटेलिजेंट पीपल ना, वेरी इंटेलिजेंट पीपल ग्रीक्स। तो ग्रीक्स ने क्या किया था, उन्होंने एक उन्होंने ये एक फैक्ट डिस्कवर किया कि अगर एम्बर को ना ऊल और सिल्क क्लॉथ से या अगर ऊल या सिल्क क्लॉथ से रब किया जाए तो वो क्या करता है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को ना अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैं आपको जस्ट ऐसे एक छोटा हिस्ट्री बता रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब कहाँ से आया, ओरिजिन कहाँ से हुआ एक्चुअली। अब ये तो अब वर्ड मीनिंग जान के फिर भी बता देता हूँ। चलिए, एम्बर मतलब क्या होता है। देखिए, एम्बर मतलब क्या होता है, एक फॉसिलाइज ट्री रेसिन जैसा होता है। मतलब जैसे रबर ट्री नहीं होता है, तो मान लीजिए जो रबर ट्री से रबर निकला और उसके बाद वो हार्ड हो जाता है ना, तो फॉसिल जैसा बाद में बन जाता है, तो उसी को एक एम्बर कहते हैं। आप इसका डीप मीनिंग देख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट कॉजेस इट टू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होता है सब एटॉमिक पार्टिकल का। ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब छोटा छोटा पार्टिकल। ठीक है, दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स बताना क्या चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे ना, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स ये आइदर मतलब जिस हिसाब से फील्ड प्लेस करेंगे, फोर्स किसी किसी भी डायरेक्शन में लगेगा, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए तो आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट जैसा दिया हुआ था, तो आपके बोर्ड्स में ये सवाल आ सकता है कि मतलब डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिटेक्टेड ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो बस आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो मैंने सब तो लिख के ही रखा है, बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो उस एपरेटस का नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं उसको। आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन दिया विद डायग्राम। तो आप इधर से पढ़िए, एनसीईआरटी से बात देखिए, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा आप यहीं से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए सब कुछ लिख के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए, मैं आप ये इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में आपको नहीं बताना चाहता। तो देखिए बेसिकली ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, मान लीजिए एक डिब्बा जैसा चीज़ होता है। ठीक है ना, एक डिब्बा जैसा चीज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक मेटल मेटल का ऐसे रॉड रहता है, मेटल रॉड। हाँ, और मेटल रॉड में इधर क्या रहता है, गोल्ड लीव्स लगे रहते हैं। गोल्ड लीव्स एक्चुअली मतलब पतला गोल्ड का सीड, समझे, थीन गोल्ड ऐसे, थीन गोल्ड सीड जैसा, मतलब एकदम वेरी थीन, थीन गोल्ड सीड। हाँ, तो क्या होता है बेसिकली, ये दोनों पहले चिपका रहता है, चिपका रहता है। और जब यहाँ से हम लोग कुछ मान लीजिए चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो भी है, अगर हम इसको यहाँ पे ये मेटल रॉड में टच करेंगे ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये चार्ज फ्लो करेगा। अब क्यों फ्लो करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे वो। ठीक है, देखिए बेसिकली जब ये चार्ज ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे मेटल रॉड को टच करेगा ना, तो क्या होगा, यहाँ से ये चार्ज फ्लो करेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है एरो, हाँ ऐसे देखिए, यहाँ से ये चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, तो यहाँ पे गोल्ड लीफ में पहुंच जाएगा ना। तो फिर क्या होगा, जैसे ही गोल्ड लीफ में चार्ज डिटेक्ट होगा ना, तो गोल्ड लीफ क्या होगा, खुलना शुरू हो जाएगा। पहले वो ऐसे देखिए, पहले वैसे बंद था, फिर वो लाहे 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 से खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना,
तो अगर जैसे कि वो गोल्ड लीफ खुलेगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो उसमें चार्ज है, वो ऑब्जेक्ट चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चार्ज डिटेक्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। ये बस एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या मूव करेंगे, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बेसिकली पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर होता क्या है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं कंडक्टर, नंबर 1। तो कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, मान लीजिए हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी कुछ इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो क्या होता है ये चार्ज फ्लो करने देगा अपने अंदर से, बोलेगा भाई तू जा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है ना। और क्यों होता है ऐसा, बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। मतलब ये देखिए, ये अगर कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, इजीली, वेरी इजीली। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है हमेशा एक बॉडी के अंदर, तो इसमें क्या है, ये चार्जेस इजीली फ्लो कर सकते हैं, एनफ स्पेस रहता है इनको फ्लो करने के लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या होता है, मेटल्स, ह्यूमन, हम। नहीं तो अगर हम इंसुलेटर रहते तो इलेक्ट्रिक वायर को छूते तो झटका नहीं लगता ना, ठीक है ना। चलिए एनिमल बॉडीज तो एक ही है ह्यूमन बॉडी जैसा। अर्थ, अर्थ के बारे में बेसिकली आप पढ़ेंगे कि अर्थिंग कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंसुलेटर के ऊपर। तो आप लोग को लग रहा होगा कि भैया स्पीड जा रहे हैं, तो लेकिन बस ये तो एक रिवीजन सीरीज जैसा है ना, तो एक्चुअली मुझे थोड़ा स्पीड जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या होगा कि अगर मैं कोर्स हिसाब से बताने लगूँ तो आपके बोर्ड्स भी नज़दीक आ रहे हैं ना, ठीक है। तो बेसिकली मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ताकि यहाँ पे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए, तो इंसुलेटर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये मतलब अपने अंदर से ना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, कुछ भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देती। आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना तो ये पास नहीं होने देगा, ये बोलेगा मैं नहीं जाने देने वाला। क्या बोलेगा, हैशटैग मैं झुकेगा नहीं, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है। ये नहीं पास होने देगा आपको यहाँ से, ये बोलेगा मैं नहीं जाने दे रहा है तुमको, ठीक है। और क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस फ्री नहीं रहते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। बाउंड चार्जेस रहते हैं यहाँ पे, फ्री नहीं रहते हैं चार्जेस इन केस ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, प्लास्टिक्स, ग्लास, वुड, नाइलन एक्सेट्रा, और अब बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मैंने कुछ लिख दिया है, बस आपको पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब और एक टाइप का मटेरियल लेते हैं हमारा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और इन नॉन मेटल्स बोलिए, आप इंसुलेटर बोलिए, जो भी बोलिए, इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इंसुलेटर जो भी बोलिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। इसके ऊपर बेसिकली आप पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसके डिटेल में अभी कुछ नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि चार्जिंग बाय डिफरेंट मेथड्स। बेसिकली आपके यहाँ पे जो एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में बेसिकली आपको इंडक्शन मेथड ही दिया हुआ है, एज आई गेस, यस, इंडक्शन मेथड ही बेसिकली दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको तीनों पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंडक्शन भी पढ़ाऊंगा, कंडक्शन भी पढ़ाऊंगा, और एक क्या था, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली देखिए, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि देखिए इंडक्शन होता क्या है। बिना टच किए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देंगे ना, तो उसको कहते हैं इंडक्शन, ठीक है। वो जो कहते हैं ना, नज़रों से नज़रें मिली और प्यार हो गया, ठीक है। सॉरी मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, तो देखिए मैं थोड़ा आपको बना के दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये नज़र, और देखिए ये नज़र, नज़र से नज़र मिली और क्या हो गया, हैशटैग प्यार हो गया, ठीक है। आपको ये से याद रखना है कि यहाँ पे कुछ टच नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, नज़र से नज़र मिली और प्यार हो गया, ठीक है। अब बेसिकली अब मैं इसको साइंटिफिक में बता दूंगा। देखिए इंडक्शन होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल। तो जब भी जैसे ही हम इसको इसके पास में लेके आएंगे ना, तो बेसिकली क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से ये यहाँ पे एक मतलब ये टेंडेंसी, ये बॉडी टेंडेंसी दिखाएगा कि इसमें इसके अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस था ना, तो ये टेंडेंसी दिखाएगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, ये टेंडेंसी दिखाएगा ना कि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए और जो नेगेटिव चार्जेस है ना इस बॉडी में, वो इधर आ जाए। तो बेसिकली फाइनली हम लोग का ड्राइंग कैसा हो जाएगा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इस बॉडी में ये नेगेटिव और इधर इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हम लोग ने बिना टच के इसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया, है कि नहीं, इंड्यूस। तो इसी को क्या कहते हैं, इंडक्शन। अब दूसरा आता है हमारे पास, देखिए दूसरा आता है क्या, कंडक्शन।
तो बेसिकली कंडक्शन क्या होता है, इसमें जैसे कि हैंडशेक करते हैं ना पहली बार, ओ इस पे एक करंट सा लगता है ना हैंडशेक करने से, झटका। हाँ, नज़रों से नज़रें मिली तो ठीक है, लेकिन हैशटैग हैंडशेक में मज़ा है ना, दूर से कितना देखिएगा, मिल के देखिए, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, सेम कंडक्शन बेसिकली वही है। जब मान लीजिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और मान लीजिए ये बॉडी न्यूट्रल था, लेकिन इसमें हम लोग चार्ज कैसे इंड्यूस कराएंगे, इसको हम लोग कुछ मेटल रॉड जिससे चार्ज फ्लो, बेसिकली कंडक्टर, कंडक्टर से हम दोनों बॉडी को ज्वाइन कर देंगे, तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसमें फ्लो होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन तो आपने बच्चा में ही पढ़ा है, फ्रिक्शन क्या है यार, हैशटैग घिसाई, GHISAI है कि नहीं, घिसाई, घिसना ही तो फ्रिक्शन है ना। आपने तो बचपन में बहुत करेगा वो, ऐसा ऐसा हम लोग स्टील का नहीं ग्लास, क्या बोलते हैं उसको, ग्लास नहीं, प्लास्टिक रहता है ना बेसिकली, हाँ, प्लास्टिक का रूलर जो लेके हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे अपना हेयर, ये देखिए ये अपना आ गया, हाँ गोड़ा मुंडा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, हेयर, इसका कान भी बना था, हाँ, इसका हेयर में हम लोग क्या करते हैं, इसके रब करते हैं ना, तो रब करते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है, पीसेस ऑफ पेपर जो रहता है, ये देखिए पीसेस ऑफ पेपर, जब हम लोग प्लास्टिक स्केल को यहाँ पे हेयर में ऐसे ऐसे रब करके जब पीसेस ऑफ पेपर के सामने लेके आते हैं, तो क्या होता है, पेपर अट्रैक्ट होता है कि नहीं, बेसिकली अट्रैक्ट होता है। तो ये क्या किया हमने, इसमें फ्रिक्शन के वजह से इसमें एक चार्ज ले आया, जो कि चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको बस एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी लिख के दे दो, तो आपको क्या आप बस लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, चार्जेस क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम वी जस्ट ऐड देम एल्जेब्रिकली, मतलब ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये बॉडी के अंदर मान लीजिए +Q -3Q -2Q +3Q, और मान लीजिए और एक +Q, ये इतना सारे चार्ज है। तो आपको अगर कोई पूछेगा कि टोटल नेट चार्ज मुझे बताओ इस बॉडी पे कितना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबको ऐड कर देंगे, +Q +-3Q +Q +-2Q +3Q, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा आपका फाइनल आंसर, सिंपली बस एल्जेब्रिक सम करना और कुछ नहीं, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, कि चार्जेस आर कंजर्व्ड, ठीक है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं, चार्ज को हम लोग ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एनर्जी, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कि जितने भी फ्री चार्जेस रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई रहते हैं, ये ई मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को डिनोट किया गया है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी चार्ज रहेंगे ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई रहेंगे, तो हम लोग क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन ई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम लोग ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाए ना, मान लीजिए कोई इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो बेसिकली क्या होगा, वो चार्ज नहीं है, मतलब वो चार्ज क्वांटाइज नहीं है, मतलब, ठीक है ना। मान आपको ऐसा ऐसा कुछ, मान लीजिए आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर क्यू इक्वल टू समथिंग दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा कि ये बॉडी क्वांटाइज है कि नहीं है, ठीक है ना। आपको पूछेगा मतलब ये ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, इस क्यू को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, अगर रिजल्ट इंटीजर आ गया तो मतलब सही है, अगर इंटीजर नहीं आया तो मतलब गलत है, ओके। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, कूलम बच्चा है। और आपको पूछ देगा एग्जाम में कि व्हाट इज 1 कूलम, तो सिंपली लिख दीजिएगा, हम लोग को क्या पता है, Q इक्वल टू IT, ठीक है। Q इक्वल टू IT मतलब क्या, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो आपको पूछेगा चार्ज क्या है, तो लिख दीजिएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। मीन्स 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट एक वायर से फ्लो करे तो उसको 1 कूलम बोलेंगे, नथिंग और कुछ नहीं, उसको 1 कूलम बोले, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। बेसिकली देखिए, आपको जब क्वेश्चन दिखे ना, तो ये नहीं सोचना है कि कलम लेके पहले शुरू हो जाए क्वेश्चन, पहले आपको सोचना है कि हमें करना क्या है, मिनिमलिस्टिक स्टेप में हमको आंसर देना है, ठीक है ना। तो बेसिकली आप क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कितना होता है सोचिए। अरे यार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यार, अभी तो सिखाया था। ठीक है, अगर देखिए एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, मीन्स हम लोग इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, मतलब इतने कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने कूलम चार्ज में अगर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे अगला भी सवाल ही क्या। चलिए अगला सवाल हमें क्या दिया गया, देखिए कि if 10⁻9 electrons move out of a body to another body every second, ठीक है, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on other body। समझ रहे हैं, मतलब कि बोला क्या जा रहा है कि देखिए कि ये देखिए ये एक बॉडी था, अरे हम तो ह्यूमन बॉडी बनाएंगे ना, अति सुंदर। ठीक है, अरे स्माइली फेस। ठीक है, चलिए चलिए मजाक बन। देखिए ये 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ये नहीं है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, इससे निकल रहे हैं। और ये क्या है, इसकी लड़की, हाँ सुंदर लड़की। ठीक है, हाँ ये लड़का है, ये क्या कर रहा है, ये 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा गया है कि अगर ये दिए जा रहा है तो इस लड़की पे, अगर लड़का हम हर प्रति सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहा है, तो इस लड़की पे एक कूलम चार्ज आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो लड़का क्या कर रहा है, एक सेकंड में हमें निकालना है कि पहला एक सेकंड में लड़का चार्ज कितना दे रहा है। ठीक है, अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो मतलब चार्ज कितना दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे, कितना मतलब 10⁻9 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ना। ठीक है, तो हमें क्या है, एक सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, मतलब ये लड़का एक सेकंड में इतना चार्ज इस लड़की को दे रहा है। ठीक है, तो मतलब हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि इतना कूलम चार्ज एक सेकंड में ये लड़का दे रहा है। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज देने में कितना टाइम लगेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड्स। सिंपल। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर सेकेंड्स में आएगा, जो भी आएगा वो आप जानिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। बेसिकली आपका एनसीईआरटी में इसको 250 ग्राम कंसिडर किया गया है, कप ऑफ वाटर। ठीक है, 250 ग्राम, तो आप इसको 250 ग्राम लेके कर दीजिएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिंट दे देता हूँ, आपको बेसिकली होमवर्क करना है। ठीक है, कि सब मैं करा दूंगा तो कैसे चलेगा, आपको बेसिकली होमवर्क करना है। मैं बताता हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए मान ले पहले हम लोग निकाल लेंगे कि 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वाटर का मोलर मास कितना है 18। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ भी आएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, हम सिंपली इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो 250/18 एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, इतने। और हमें क्या पता है कि जैसे कि ये देखिए H2O, तो H2O में इसमें हाइड्रोजन में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। आई एम सॉरी गाइज, हाँ 2 हाइड्रोजन मिला के नहीं, क्यों सॉरी, ठीक ही तो है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या था, हम लोग 2 हाइड्रोजन अगर कंसिडर करेंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। सिमिलरली ऑक्सीजन में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। तो टोटल हमारे पास कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, मीन्स 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हम लोग निकाल देते हैं, नेगेटिव चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 10, क्योंकि 10 पॉजिटिव चार्ज थे, इंटू तो और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, और एक प्रोटॉन पे तो सेम चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। इसको कैलकुलेट कीजिए, जो भी आंसर आएगा उतना दोनों के लिए उतना ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कूलम्स लॉ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, समझे। और इसी को जब हम लोग जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं ना, तो एक के कांस्टेंट आता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हम लोग को क्या, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली इसमें देखिए, आप अगर ग्रेविटेशन कर लेंगे ना या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेंगे ना, तो ग्रेविटेशन बिल्कुल सेम चैप्टर है, ऑलमोस्ट 60 to 70% कॉमन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सब फॉर्मूलेस भी सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, बस नेगेटिव साइन कहीं कहीं इधर उधर होता है। तो और इसमें हमने क्या पढ़ा, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और आप इसमें क्या पढ़ेंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है ना। और हम लोग एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी जो भी बोलिए, ठीक है। तो ई आर का वैल्यू क्या होता है 1, अगर वैक्यूम में लिया जाए, वैक्यूम या एयर में, वी मतलब वैक्यूम, अगर आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, हाँ। और ये क्या होता है, इनफाइनाइट फॉर मेटल्स, ठीक है, इनफाइनाइट होता है मेटल्स के लिए और 1 होता है वैक्यूम के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जनरली एयर वैक्यूम कंसिडर करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे ई आर के जगह पे 1 लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ठीक है, लाइक एक्चुअली ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, ओके। चलिए, तो आपको मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, आप वैल्यूज थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट सिंपली कुछ नहीं है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जब के का वैल्यू पता है तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे इसे डिवाइड करके, ठीक है। 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सिमिलरली इसका यूनिट उल्टा कर दीजिए, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर, ओके, सिंपल। अगर आपको वो पूछे कि कोई मुझे डायमेंशन निकाल के दिखा दो, तो कहिएगा ये तो बच्चा का खेल है, हम तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, डायमेंशन निकाल दीजिएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एकदम बेसिक, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पूछा जाएगा कि हमको कन्वर्ट करके दिखा, जरूर कर देंगे। देखिए बेसिकली मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, रिवीजन है, लेकिन क्या अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा तो ज़रूर होना चाहिए ना। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज था Q1 जो कि R1 वेक्टर डिनोट करते हैं हम इसको, और यहाँ पे एक चार्ज था मान लीजिए Q2, इसको हम लोग R2 वेक्टर से डिनोट करते हैं, और मान लीजिए ये है एक वेक्टर जिसको हम लोग R वेक्टर जनरली बोलते हैं। तो हम लोग F वेक्टर को क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू, मान लीजिए ये देखिए आपको बेसिकली बोल जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये सब छोड़िए, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। वो सब आप नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन वो बाद में करते रहिएगा, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि लिखना कैसे है। एफ वेक्टर को लिखे ना, तो ये क्या हुआ, ये चीज़ ओवरऑल क्या हुआ, ये चीज़ तो ये चीज़ मैग्नीट्यूड हुआ ना, ये चीज़ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। और हम लोग को डायरेक्शन लिखना है, और डायरेक्शन किस एलोंग है, आर के एलोंग है ना, तो डायरेक्शन आर के एलोंग क्या आएगा, आर कैप। और आप लोग को पता है ना कि हम लोग आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैं मॉडुलस नहीं लिख रहा हूँ, बट डायरेक्ट आर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो ये क्या बन गया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और एक इधर से देखिएगा कि वेक्टर प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या आता है कि बाय ट्राइंगल लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस R1 वेक्टर माइनस आर वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू क्या, 0। तो मिला हम लोग को क्या, आर वेक्टर क्या मिला, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मिला कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर दीजिए के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब वो सब देख लीजिएगा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये सब जरूरी नहीं है। आपको अगर पूछा जाए ना कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मुझे करके दिखा दो, तो सिंपली इतना कर दीजिएगा, ये डायग्राम बना दीजिएगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। चलिए अब फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, देखिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलता क्या है कि बहुत सारे चार्जेस आप ले आओ एक जगह पे, ठीक है,
ये चार्जेस ले आओ, ये चार्जेस ले आओ, ये चार्जेस ले आओ, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस ले आओ। लेकिन मान लीजिए जैसे ये चार्ज है, तो ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ठीक है। तो मान लीजिए 1 पे 2 के वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, उसमें 3 का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। 2 अपना एक इंडिविजुअल फोर्स लगाते रहेगा, 1 पे भी लगाएगा, 3 पे भी लगाएगा, 7 4 पे भी लगाएगा, 5 पे भी लगाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बोले इन 3 का प्रेजेंस में आने से 2 का फोर्स कम जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएंगे, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा, 5 भी लगाएगा। और इस पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा ना, वो हम लोग इसका वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम, ठीक है ना। वेक्टर सम करके जो हमें मिलेगा ना, वो नेट रिजल्टेंट होगा। ओके, डायरेक्शन भी मिलेगा, विथ मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। ओके, चलिए, इसके ऊपर सवाल भी है, मैं आपको बस जनरल बताना चाहता था। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर 3 इक्वल चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q विथ द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। चलिए अंग्रेजी है, हम इसको हिंदी में बनाएंगे। देखिए बेसिकली क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, सुंदर से इक्विलेटरल, हाँ चलिए यहाँ पे क्यू क्यू मार्क कर दिए, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। हाँ देखिए क्यू 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 मार्क कर दिए। तो बेसिकली आपको पूछा क्या गया है कि अगर यहाँ पे हम एक चार्ज रख दें और इसके ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे, इस ट्राइंगल के, अरे अरे यार, हाँ इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे अगर हम लोग क्यू चार्ज रख दें और क्यू और कैपिटल क्यू दोनों का सेम साइन है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि यहाँ पे सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। अगर आप जानते होंगे तो आप इसको विद इन मुंह में बता देंगे कि 1 आंसर 0 होगा, है कि नहीं, कोई कैलकुलेशन भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग को एग्जाम में तो करके दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये क्यू के वजह से, ये मान लीजिए इसको 1 मार्क कर देते हैं, इसको 2 मार्क कर देते हैं, इसको 3 मार्क कर देते हैं। तो 1 के वजह से ये बड़े वाले क्यू पे एक तो फोर्स लग रहा है ना ये डायरेक्शन में, और ये फोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये आपको तो ये पता है ना कि ये तीनों डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि सेंटर्ड एकदम बीच में रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हम इस डिस्टेंस को r ले लेते हैं। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में लोग फोर्स क्या लिखेंगे, मान लीजिए एक F इधर लगेगा, और आपको तो ये तो पता ही चल गया ना कि ये r है तो ये r है और ये r है। और तीनों का जैसे ही हम लोग मैग्नीट्यूड बराबर लिखेंगे, चार्ज जैसे कि चार्जेस का वैल्यू सेम है, तो क्या होगा कि फोर्स भी तो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा ना। ये फोर्स F लगेगा तो ये भी F ही लगेगा ना, ठीक है। और ये F का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, F क्या होगा बेसिकली K Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग को R को, ये हम लोग को दिया हुआ है ना कि ये वाला लेंथ L है, तो हम लोग को R को L के टर्म्स में लिखना है। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा, ये एक मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। तो सेंट्रोइड बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस में क्या होता है, मीडियंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं, और ऑर्थो मतलब ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सब कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं गणित में नहीं घुसना चाहता, बस आप समझ लीजिए कि सेंट्रॉइड मतलब मीडियंस के बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। सॉरी, मीडियंस के बाइसेक्टर नहीं, पॉइंट ऑफ कंकर, जहाँ पे मतलब मीडियंस मिलते हैं वो होते हैं, वो होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो आप बेसिकली हम लोग अब कन्वर्ट क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मान लीजिए L है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मीडियन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा L/2। तो बेसिकली ये लेंथ नहीं निकालोगे बाय पाइथागोरस, निकालोगे ना, तो ये लेंथ क्या आ जाएगा, पूरा पूरी √L² माइनस L²/4, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, √3L/2 आ गया, √3L/2। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस L आ गया, और आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए कि एक ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है, अगर ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड क्या करता है, ये और ये रेशियो को 2:1 में डिवाइड करता है, ये लाइन, ठीक है। तो ये बड़ा वाला हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2:2, और इसका क्या हो जाएगा 1। तो बड़ा वाले का जैसे R था, हम R लिखा था हमने, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू √3/2L। ओके, रेशियो से आपको वो तो कन्वर्ट करना आता होगा, इतना मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा हमको, √3 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, √3L/√3। चलिए इतना मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को यहाँ पे भी कभी कभी दिक्कत आती है कि देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। √3 इंटू √3 क्या करेंगे, 3 आ जाएगा, और एक √3 से एक √3 क्या, तो क्या बचेगा √3, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग को R मिल गया L/√3, तो फोर्स की जगह पे L/√3 प्लेस कर दीजिए, Q डिवाइडेड बाय L² और 3 ऊपर में चला गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। अब देखिए कि हमारे एक फोर्स कहाँ लग रहा था, मान लीजिए ये Q था ना, तो
एक फोर्स कहाँ लग रहा था, नीचे, एक फोर्स कहाँ लग रहा था, इधर, और एक फोर्स कहाँ लग रहा था, इधर। और आपको दिख रहा है ना कि ये तीनों फोर्स सिमेट्रिकल है, मतलब ये तीनों एंगल इक्वल है। ये तीनों एंगल कितना 120 120 120 है, तीनों एंगल इक्वल है। और बाय वेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर सेम मैग्नीट्यूड फोर्स सेम एंगल पे लगाया जाए, जैसे कि मतलब ऐसे अगर लगाया जाए कि जैसे वो लोग कंप्लीट एक 360 डिग्री कवर कर रहे हो, सेम फोर्सेस हो, तो अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट लेंगे ना तो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये मान लीजिए F1, ये मान लीजिए F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F1 और F2 का अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो ये सीधा F आ जाएगा, और ये F के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा क्या गया था कि व्हाट इज द फोर्स ऑन क्यू, तो फोर्स ऑन क्यू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू जीरो, जीरो, बड़ा वाला जीरो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो मैं करवा दूँ या आप खुद ही कर लेंगे, चलिए करवा देते हैं। बेसिकली मैं आपको होमवर्क छोड़ दूँ, मैं आपको एनसीईआरटी जब कवर कराऊंगा ना, तो मैं आपको एनसीईआरटी पूरा कवर कराने वाला हूँ, तो मैं आपको ये तब सवाल करवा दूंगा। ठीक है, आप बेसिकली इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छा मतलब आने लायक सवाल है, मतलब ठीक है, अच्छा तो नहीं कहेंगे। इसमें क्या दिया गया, देखिए क्यू क्यू, और इसमें क्या किया, इसमें माइनस क्यू कर दिया। ठीक है, बस इसने माइनस क्यू कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज पूछा गया। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको करने कैसे है। ये देखिए यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे क्या, माइनस क्यू। मान लीजिए इसको आप लेंथ एल ले लीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि, तो तीनों साइड सेम। तो मान लीजिए ये जैसे वन पॉइंट पे फोर्स किसके वजह से रहेगा, इसके वजह से रहेगा और इसके वजह से रहेगा। तो इसके वजह से माइनस क्यू की वजह से इधर रहेगा, सॉरी, एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा ना, प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से, और ये प्लस क्यू की वजह से रिपल्सिव फोर्स इधर रहेगा। तो आप फोर्स ऑन वन क्या लिखेंगे, ये एक फोर्स निकाल लीजिएगा, ये फोर्स निकाल लीजिएगा, दोनों का रिजल्टेंट लीजिएगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली आप ये पॉइंट पे निकालिएगा, सिमिलरली ये पॉइंट पे निकालिएगा। मैं आपको ऐसे भी सॉल्व करवा दूंगा एनसीईआरटी जब मैं करवाऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम लोग मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग चार्ज, चलिए अभी आपको पूछा क्या गया है, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया क्या, चलिए तो इसको हम लोग, ये सेम क्वेश्चन है पिछले ऐसा, तो आप इसको होमवर्क करिएगा। चलिए करवा देते हैं, फिर आप बोलेंगे कि भैया करवाते नहीं हैं। चलिए करवा ही देता हूँ। चलिए मैं आपको ये मिटाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी करवा देते हैं क्या। चलो को पहला पहला वो है, फिर आप कहेंगे कि भैया क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं। अरे पूरा एनसीईआरटी लेके आने वाला हूँ आपके लिए, एक एक क्वेश्चन छापेंगे। ठीक है ना, देखिए कंसिडर्ड, ये क्वेश्चन क्या बताया गया, तो मैंने आपको तो क्वेश्चन तो पढ़ ही दिया था, मैं बेसिकली बस एक डायग्राम बना देता हूँ सुंदर सा। ये क्यू, ये क्यू, ये माइनस क्यू, इसको 1 मार्क कीजिए, इसको 2 मार्क कीजिए, इसको 3 मार्क कीजिए। अब देखिए 1 पे कैसे कैसे लगेगा, F1 फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 किसके वजह से लग रहा है, एक देखिए, एक तो लग रहा है ये वाला प्लस क्यू की वजह से, किधर लगेगा, इधर। ये मान लीजिए F1 लिख लिए, और एक इधर लगेगा एट्रैक्टिव फोर्स, इसको मान लीजिए F1 डैश लिख देते हैं। ठीक है, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मान लीजिए डिस्टेंस L है, के क्यू, क्यू स्क्वायर लिख देते हैं ना, क्यू क्यू डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, और F1 डैश क्या आ जाएगा, के क्यू, इसमें देखिए हम लोग ऑलरेडी वेक्टर लिए, हम लोग ने ऑलरेडी डायरेक्शन मेंशन कर दिया है ना, और ऑलरेडी डायरेक्शन मेंशन के बाद आपको वो करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वेक्टर रिजल्टेंट लेके, एक फोर्स इधर F1 लग रहा था, एक फोर्स इधर क्या लग रहा था, F1 डैश लग रहा था, और बाय ट्राइंगल हम लोग को क्या पता है कि ये एंगल कितना था, ये एंगल तो 60 डिग्री था ना इक्विलेटरल में, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री तो ये कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री, और अगर ये 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, F मीन्स मतलब F रिजल्टेंट एफ आर आएगा ना, एफ आर आप इन दोनों को सॉल्व करके निकालिएगा। और हम लोग क्या पता है कि हम लोग F कितना, ठीक है, इसका बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड होता है, जो मैं आपको एक वीडियो, जब मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा। अभी इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम सब कुछ सिखा सके। ठीक है, बेसिकली आप इसको जनरल मेथड से कीजिएगा। जनरल मेथड क्या बोलता है,
F1 स्क्वायर प्लस F1 डैश का स्क्वायर प्लस 2 F1 डैश इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, F1 स्क्वायर, तो ये दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लिखें और 2F स्क्वायर कॉस 120 डिग्री बेसिकली कितना होता है, कॉस 120 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 120 डिग्री आप इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री विथ अ माइनस साइन, ठीक है ना, कॉस ऑफ 60 डिग्री विथ अ माइनस साइन, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ। ओके, माइनस हाफ। तो अब इसको इधर जब माइनस हाफ करेंगे तो ये इधर से ये गया और इधर एक माइनस आ गया, तो एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर चला जाएगा, अल्टीमेटली आपको एक एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में आपको क्या लगा, एफ ही मिल गया। तो एफ का वैल्यू क्या था हमारे पास, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ओके फाइन, चलिए सिमिलरली आप इस पे सॉल्व कीजिएगा। इस पे क्या लगेगा, इसके वजह से इधर लगेगा, इसके वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर रहेगा। सिमिलरली माइनस क्यू पे इसके वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स और इसके वजह से भी एक अट्रैक्टिव फोर्स, उसका इसके बीच में एंगल 60 डिग्री और रिजल्टेंट आप निकालिएगा ये प्रॉपर्टी से, ठीक है। मैंने आपको एक करवा दिया, आप उसके बाद फोर्स ऑन 2 लिखिएगा, क्या होगा, फोर्स ऑन 3 लिखिएगा, क्या होगा, निकालिएगा। ये यहाँ पे आपके लिए ये इतना होमवर्क है, अगर ना हो पाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन्स होती है जो हमें क्या बोलती है, अगर इमेजिनरी लाइन के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट बनाए ना कोई भी पॉइंट पे, तो हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ ये वाला डायरेक्शन देता है अगर कोई भी पॉइंट पे अगर हम उसका टेंजेंट बनाए, ठीक है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जितना ज़्यादा डेंस रहेगा ना, ये देखिए यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पास में कितना डेंस है, ठीक है ना। तो जितना डेंस होगा ना उतना हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे अगर हम चार्ज उसको फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, लेस डेंस है, यहाँ पे तो है ही नहीं, बहुत कम एकदम। यहाँ पे ये जगह ये पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट पे कम है, ये पॉइंट पे क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पे बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है और ये पॉइंट पे क्या है, ज़्यादा है। ओके, ये मैंने आपको तो डायग्राम बताने के लिए लिखा है कि ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज डायपो, जैसे हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर मैग्नेट पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो ये यहाँ से निकलता है, पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इज मोर डिस्टॉर्टेड अबाउट लेस मैग्नीट्यूड चार्ज। देखिए आपको ये बस अभी के लिए पता लग के रखना है, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, बस अभी के लिए उतना टाइम नहीं है। चलिए देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये हम लोग को मैं बता तो होता क्या है, ये अगर ये +4Q है और मान लीजिए इसमें -Q, तो ये चार्ज बड़ा है ना, तो ये चार्ज बड़ा है तो ये ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएंगे इधर और इधर डिस्टॉर्ट हो जाएंगे ऐसे। बेसिकली ये सेंटर से डिस्टॉर्ट नहीं होगा, जैसे ये देखिए ये स्लाइड में क्या था कि यहाँ से देखिए ये एकदम बीच से जा रहा था ना, एकदम सेंटर से, क्योंकि दोनों चार्ज हम लोग बराबर लिया था। लेकिन इसमें क्या है, जब बराबर चार्ज नहीं होते हैं ना तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, तो ये उसको पुश करेगा, ये इधर ले जाएगा, इसको सेंटर को शिफ्ट कर देगा लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज की तरफ, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर बहुत अच्छा रीज़न है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि डिस्टॉर्ट होता है अबाउट लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज, ठीक है ना। आपको पूछ दिया जाएगा कि मतलब ये डायग्राम सही है कि नहीं, ऐसा आप दे के बना दिया जाएगा तो आपको बस बता देना है, ठीक है। और ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मीट्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलरली। जैसे मान लीजिए कि आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है, ठीक है। तो इस पे जो मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही नहीं मीट करेगा, ये एंगल पे मीट नहीं करेगा, ठीक है। ये गलत है, ये जैसे ऐसे आया ना तो ये परपेंडिकुलर मीट करेगा ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे आ रहा है तो ऐसे मीट करेगा ऐसे, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा एक कंडक्टर दे दिया गया रैंडम शेप का, आपको बोलेगा कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर से आ रहा है और ऐसे ही ऐसे एंगल पे मीट कर रहा है, लेकिन ये एंगल ना 90 डिग्री जब तक नहीं होगा ना तो वो डायग्राम करेक्ट नहीं है, वो हमेशा 90 डिग्री पे मीट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, बस आपको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फ्लाइन लाइन कैन बी टेकन एज कंटिन्यूअस, हाँ ये आपको पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या कंटिन्यूअस कर्व्स रहता है जो कि बीच में कभी टूटता नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। अब देखिए ये एक अच्छा है, ठीक है। अगर दो फील्ड लाइन मान लीजिए एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है क्रॉस कर जाए,
तो अगर इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक ये डायरेक्शन देगा और एक ये डायरेक्शन देगा, जो कि पॉसिबल है। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए ये हो ही नहीं सकता, कभी वो क्रॉस नहीं करेगा अपने एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ठीक है। ये चार्ज से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब चार्ज से स्टार्ट हुआ और घूर के इधर आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, ओके। हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर पूछा जाए तो सिंपली लिख जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग एफ बाई क्यू नॉट से डिनोट कर लिखते हैं। तो क्यू नॉट क्या आता है? एक टेस्ट चार्ज आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन इसका क्या रहेगा? जिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, मतलब उसी डायरेक्शन में इसका भी डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। और ये वोल्ट पर मीटर आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वोल्ट पर मीटर कैसे आया ना, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूटन पर कूलम तो आपको पता चल गया ना कि एफ बाई क्यू नॉट अगर लिखेंगे तो एफ का यूनिट न्यूटन, क्यू का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायमेंशन निकाल लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है? अगर सिंपल डेफिनेशन में बोला जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया, ठीक। मान लीजिए ये आपके एक प्लेन सीट है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें ये इस एरिया से 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। 10 बना? हाँ, अब 10 बन गया, ठीक है। 10 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर तो इसका फ्लक्स क्या होगा? 10, ठीक है। मान लीजिए 20 पास कर रहा है तो कितना होगा फ्लक्स? 20। सिंपल। इसका देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखते हैं, फाई इक्वल टू हम लोग क्यू एनक्लोज्ड ई बाई इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स को हम लोग क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ये हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे कि क्यों लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। और फ्लक्स को हम लोग ऐसे भी लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। लाइन इंटीग्रल, इसको जब इसे सर्कल लगा देना तो इसको क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या बोलते हैं इसको? ई डॉट डी ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द एरिया वेक्टर, ओके। डी लिख के रखिए, हम एरिया वेक्टर समझाएंगे आपको क्या होता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कर दीजिए, आपको ऐसा यूनिट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एरिया क्या था? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो क्या मिला? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बात खत्म, ओके। चलिए, तो अब मैं आपको एरिया फैक्टर थोड़ा समझा देता हूँ कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक सीट है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका कुछ भी एरिया हो, तो एरिया फैक्टर क्या होता है? ये देखिए, जैसे आपको दिख रहा है, हाँ, इधर कैमरा में दिखेगा, हाँ, ये देखिए, राइट हैंड थंब रूल अगर करें ना, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है ना। ये मान लीजिए एक सरफेस है, दिख रहा है, हाँ, ऐसे देखिए ये एक सरफेस है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल से करें ना, तो ऊपर में जाएगा तो वो एरिया, ठीक है ना। सिमिलरली नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये देखिए एरिया क्या रहता है? ऐसे भी रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ओके। जो कि क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, ओके। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब हम लोग ने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स, लाइन इंटीग्रल छोड़िए, सिंपली फ्लक्स हम लोग ने अगर देखा जाए, इंटीग्रेशन हटा दे तो ई डॉट ए हो जाएगा ना, ठीक है। ई डॉट एरिया वेक्टर। तो अगर ई डॉट ए करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट को हमें क्या बताया? अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे तो ई ए एक कॉस थीटा आएगा ना, ठीक है, एक कॉस थीटा आएगा। तो इसमें थीटा क्या होता है? सबसे बड़ी बात वो है जानना, ठीक है। थीटा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल रहता है ना, वो होता है थीटा। मान लीजिए आपकी यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर, और मान लीजिए इसमें हमने एक प्लेन को ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए कि ऐसे है, कुछ ऐसा एंगल पे, ठीक है। तो अरे यार, हाँ, ये मान लीजिए ऐसा एंगल पे, ये तो ये एंगल होगा थीटा, ना कि ये प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थीटा नहीं होता। ये बेसिकली एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहता है ना, उसके बीच का एंगल रहता है थीटा। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाएगा कि प्लेन के साथ इतना एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे, तो आपको उसको क्या करना है? सिंपली 90 डिग्री से माइनस कर दीजिएगा, ओके। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में कराऊंगा ऐसा कि देखिए ये एंगल क्या होगा? थीटा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा आप लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा, दैट सिंपल। चलिए, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर हमेशा देख लीजिएगा कि एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एंगल बना रहा है, ओके। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या है? पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्ज है और
जनरली हम लोग सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a क्यों लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए डिराइवेशन करने में हम लोग को आसानी होती है, ठीक है। ए भी ले सकते थे, अब साइंटिस्ट ने 2a लेके डिराइवेशन किया है तो हम लोग भी 2a लेके कर देते हैं, ठीक है। तो डायपोल, ठीक है। तो बेसिकली अब नेक्स्ट टॉपिक है हम डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट बेसिकली सिंपल कुछ नहीं है, क्या है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो क्या हम उसको क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग p वेक्टर से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको कुछ डायपोल के बारे में कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ। ये देखिए डायपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट में प्लस क्यू पकड़ लीजिए, और इधर ये माइनस है तो इसको माइनस क्यू पकड़ लीजिए, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से उल्टा होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव के तरफ होता है। ओके, और चलिए इसमें और एक मेरे को आपको बताना था कि हाँ देखिए डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डिबाई, डिबाई ऐसा यूनिट, हाँ ये डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, डिबाई, DEBY, हाँ। और 1 डिबाई, जिसको हम कैपिटल डी से, 1 डिबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। सिंपल, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, जब पूछेगा तो जब जानते हैं तो लिखेंगे क्या। चलिए बेसिकली ये देखिए ये कुछ डिराइवेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि देखिए हमारे सिलेबस में ना कि शॉर्ट डायपोल ही है जो भी है, ठीक है। शॉर्ट डायपोल के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जो भी आएंगे, ठीक है। लेकिन डिराइवेशन तो हम लोग जनरल करेंगे ना, उसके बाद उसको हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग शॉर्ट डायपोल के लिए कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला डिराइवेशन क्या है, फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो हम लोग एक शॉर्ट डायपोल कंसिडर कर लेते हैं, ये एक प्लस क्यू, ये एक माइनस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे, क्या लेंगे, 2a लेंगे, क्या है कि नहीं, 2a लेंगे, ए क्यों लेंगे। तो मान लीजिए ऑन दी एक्सिस पूछा ना, तो ऑन दी एक्सिस मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P, ठीक है। याद रखिएगा कि हम सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस डायपोल के सेंटर से P तक का डिस्टेंस क्या है, R, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, किधर होगा, इस तरफ होगा, ई ड्यू टू प्लस क्यू इधर होगा, और ई ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ए, और यहाँ से यहाँ तक आर, ए प्लस आर का होल स्क्वायर। ओके, ये पहला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, और इसको हम लोग ई प्लस क्यू लिखते हैं, ठीक है, ज़रा समझ में आएगा। और इसको ई माइनस क्यू लिखते हैं तो ज़रा समझ में आएगा, ठीक है। ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस क्यू की वजह से इस तरफ होगा, वो डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए, मे बी आपको पॉइंटर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, बस मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ई ड्यू टू माइनस क्यू इधर होगा, ई ड्यू टू माइनस क्यू का देखिए डायरेक्शन भी हम लोग को लेके चलना है, एक अगर इधर है तो एक उल्टा है ना, तो इसमें माइनस एक आएगा ना, तो माइनस के, अगर हम लोग मान लीजिए ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय, और ये डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक ए, तो आर माइनस ए आ गया ना, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर नेट निकालना है तो इज दैट सिंपल, ऐड कर दीजिए, ई नेट एट पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। और ई प्लस क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या पता था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और वो माइनस क्यू का वजह से क्या पता था, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसका देखिए बेसिकली हम क्या करते थे ना कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ईपी वेक्टर, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्शन होगा ना, और डायपोल का डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर, ठीक है। और इसमें मान लीजिए अगर डायपोल के डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं तो हम लोग उसका डायपोल में पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी कैप ले लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली ये बात देखिएगा आप कि हम लोग इस डायरेक्शन को नहीं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। नहीं नहीं, इसी को चलिए, इसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो बेसिकली ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग ने पहले ई ड्यू टू प्लस क्यू, ये ई ड्यू टू प्लस क्यू लिखा था, वो क्या होगा, वो तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से उल्टा लग रहा है ना। तो उल्टा लग रहा है तो क्या होगा, इधर माइनस लिख देते हैं, इधर पी कैप। और ये क्या था, ये जो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, तो इधर हम लोग प्लस ले लेते हैं, प्लस पी कैप विद डायरेक्शन, हम लोग वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। और ई नेट वेक्टर क्या आ जाएगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। आपको माइनस क्यों आया समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ठीक है, और एक बार समझा रहे तो कोशिश करता हूँ कि माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए हम लोग पी वेक्टर, हम लोग ये जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ना, उसके अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर ले लिया पी कैप, ठीक है। तो उसके अलोंग हम लोग ने, उसके मतलब उस तरफ हम लोग ने क्या लिया, उस तरफ हम लोग ने ले लिया कि पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो उस तरफ जब हम लोग ने पॉजिटिव ले लिया ना, तो उस डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, उल्टा एक्ट कर रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे, वैसे ही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यों क्या कर रहा था, उसके उल्टा डायरेक्शन में लग रहा था ना, इसलिए हम लोग ने उसको माइनस लिया। मतलब डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये डायरेक्शन प्लस पी है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस पी, सिंपल, ठीक है ना। तो हम लोग ने के क्यू बाई ए उसका मैग्नीट्यूड ये लिखा और डायरेक्शन लिखा माइनस पी, तो माइनस को हम लोग ने क्या किया, आगे ले आए, बस। सेकंड भी हमने वैसे ही किया। तो बेसिकली हम लोग को क्या मिला, ये माइनस मिला और ये प्लस मिला, है ना। और नेट डायरेक्शन क्या मिला, अरे यार, अरे यार, ये सब क्या हो रहा है, हाँ हाँ, रुको रुको एक मिनट, हाँ इसको मिटाओ, इसको भी, हाँ चलिए, नया नया सीखे हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है एडजस्ट करने में। चलिए, डायरेक्शन क्या था, पी कैप, ओके। और चलिए फिर क्या होगा, हाँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं, के क्यू बाहर आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आर प्लस ए आर माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऐसे हो गया ना, आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया। और ये ब्रैकेट कंबाइन होकर क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया, ओके। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर मान लीजिए हम लोग इसको इधर लिखते हैं, इधर इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, माइनस साइन हम लोग को देखने में सुविधा होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या आएगा, आर माइनस ए गया तो आर प्लस ए बच गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस आएगा क्या, इसके वजह से आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर पी कैप, ओके। तो के क्यू कॉमन, और अगर इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बस आप इसको अगर सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ए प्लस बी सॉल्व करेंगे तो 2r इंटू, और अगर ए माइनस बी सॉल्व करेंगे तो 2a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ब्रैकेट खोल के सॉल्व कीजिएगा, जैसे भी कीजिए, ठीक है। नेट आंसर हमारे पास 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप, ओके। देखिए, सोचने वाली बात इसमें ये है ना कि हमें क्या पता है कि हम लोग ने शॉर्ट डाइपोल कंसीडर किया था ना, शॉर्ट डाइपोल, है ना। शॉर्ट डाइपोल कंसीडर किया, शॉर्ट डाइपोल का मीन्स क्या होता है कि ये जो हम लोगों ने आर कंसीडर किया था ना, आर जो कि सेंटर से डिस्टेंस, वो बहुत बड़ा है डिस्टेंस ए से, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल वो बहुत छोटा है। तो ये डिस्टेंस है ना, वो ए से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आर ए से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग ए को नेग्लेक्ट कर देंगे ना, आर के, जब आर बड़ा होगा। तो अगर हम लोग ये बड़ी क्वांटिटी से एक छोटे क्वांटिटी माइनस करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। 10 करोड़ में से मैं तुमसे 1 रुपये ले भी लूँ तो तुमको कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अच्छा है ना, टैक्स कम देना पड़ेगा ना फिर। 1 रुपये हम लोग 10 रुपये का खरीदते हैं, उसमें 9 रुपये लिखा रहता है, तो 1 रुपये इसलिए लिखा नहीं रहता है ना। 100 की जगह पे 99 लिखते हैं ना, लेकिन हम लोग पे 100 ही कर देते हैं ना, 1 रुपये का मॉर्टन मिल जाता है, ठीक है। 4ar डिवाइड बाई हम लोग को क्या मिला इधर, ये तो कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर क्या हो गया, आर की पावर 4 पी कैप, ओके। तो एक आर से एक आर उड़ गया, क्या बचा, आर क्यूब। तो हम लोग को क्या मिला, के क्यू इंटू 4a इंटू पी कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और इसको हम लोग और एक मेथड में कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को क्या पता है, पी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 2a इंटू क्यू, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, के 2, मतलब इधर से एक 2 बाहर, इधर से एक 2 इधर निकाल लिए, ठीक है। तो और इधर 2a इंटू क्यू क्या आएगा, पी फैक्टर,
2kp, पी फैक्टर नहीं, पी लिख लिया उसको, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है, और डायरेक्शन पी कैप की तरफ, ठीक है। बेसिकली डायरेक्शन से आपको मतलब नहीं है, मैं डायरेक्शन से बताने के लिए लिखा था। तो 2kp बाय आर क्यूब, बस आपको ऐसे याद रखना है, 2kp बाय आर क्यूब, ठीक है। चलिए अगले वाले टॉपिक पे मूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर पॉइंट्स ऑन इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो हम लोग एक शॉर्ट डाइपोल कंसिडर करते हैं, मान लीजिए इसको प्लस क्यू और ये हो गया कितना, माइनस क्यू, ठीक है। ये वाले डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल वे में करवाना चाहूँगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी का डेरिवेशन फॉलो नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक ईजी वे में डेरिवेशन करूँ जिससे आपको भी समझ में आए। एनसीईआरटी में थोड़ा क्या हुआ, काट के लिख गया डेरिवेशन, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्टेंस से 2 ले लिया, मान लीजिए सेंटर से इसका ये मिड पॉइंट है, हाँ। ऐसे आर डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं प्यू, और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। हमें क्या पता है, ये पी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और चलिए देखिए, ये एंगल, ये क्यू थीटा, ये एंगल थीटा हम लोग एज्यूम करेंगे, क्यों करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसके वजह से, मान लीजिए नहीं होगा है, इसके वजह से इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू प्लस क्यू हम लोग कंसिडर मतलब ले रहे हैं, ठीक है। और ये माइनस क्यू की वजह से इधर आएगा ई ड्यू टू माइनस क्यू, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, चार्ज भी सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा ना। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका जो वो रिजल्टेंट रहेगा वो इसके मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे ना, ठीक है, इक्वल रहेंगे ना। ये हो गया आपका ई नेट, ठीक है। ई नेट ये आ गया। अब देखिए हम लोगों ने ये एंगल थीटा क्यों एज्यूम किया, अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल बाय ऑल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल लाइन, ई नेट वाला, ई नेट वाला और ये वाला पैरेलल लाइन, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हुए कि नहीं, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। और ये दोनों एंगल तो बराबर थे ना, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, ठीक है। हम लोग विच डायरेक्शंस लिखेंगे, ठीक है, ये वाले। तो ई ड्यू टू प्लस क्यू अगर हम लिखे तो क्या होगा हमारे पास, सॉरी, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है ना, तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस से। तो ई ड्यू टू प्लस क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, देखिएगा, हाँ अच्छा से देखिएगा इसको, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और डायरेक्शन देखिएगा क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया ना, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आई कैप। आई कैप मतलब ये वाला डायरेक्शन तो हमने बताया था ना कि आपको ये आई कैप होता है, और ये डायरेक्शन नहीं मैंने नहीं बताया अभी तक, ठीक है, लेकिन आप पढ़ा होगा, ये जे कैप, ठीक है। और ये पॉजिटिव आई कैप, और और एक क्या होगा, और एक इसका ऊपर में होगा ना कंपोनेंट, ऐसे ऊपर में कंपोनेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे देखिए ये वेक्टर है, इधर कैमरा में देखिएगा, हाँ ये एक वेक्टर है। तो ये देखिए अगर ये हॉराइजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और इसको साइन थीटा लिखते हैं ना, कॉस थीटा कंपोनेंट साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा जे कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, मैं इस डेरिवेशन को फिर से करवा दूंगा ऐसे, ठीक है, फिर से मैं समझा के करवाऊंगा। नहीं तो बार बार आप देखिएगा इसको, डेरिवेशन को फिर से देखिएगा। और ई ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा, सिमिलरली के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा ये आप देखिएगा, ई ड्यू टू माइनस क्यू एक नीचे आएगा, और नीचे वाला क्या होगा कंपोनेंट, साइन थीटा, और ये वाला क्या होगा, कॉस थीटा। पहले हम लोग कॉस थीटा आई कैप लिख लेते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, आई कैप। और ये साइन थीटा तो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि साइन थीटा और माइनस जे कैप आएगा ना, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे, ठीक है। माइनस साइन थीटा जे कैप हुआ कि नहीं, समझे कि नहीं कैसे हुआ, हाँ, ओके। और अगर ई नेट अब हम लोग को लिखना है ना, तो हम लोगों ने तो वेक्टर ही लिखा है ना, तो हम लोग सिंपली ऐड करेंगे ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, समझे। और ई प्लस क्यू का वैल्यू हमारे पास ये है, ई माइनस क्यू का ये है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा आई कैप आ गया। अब कॉस थीटा क्या है, ये बहुत बड़ी बात है ना। कॉस थीटा हम कहाँ से लिखेंगे, कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा। देखिए अब कॉस थीटा जो है
ये हम लोग ने एंगल इसलिए थीटा लिखा था ना, तो यहाँ से अगर ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखिएगा, ये वाला मैं आपको एक्स्ट्रा से बना देता हूँ ये ट्राइंगल। ये वाला लेंथ ए, ये वाला लेंथ आर, ये वाला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये वाला थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आ जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 3/2। और हम क्या जानते हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो नेग्लेक्ट r। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगला सेट खाली है क्या, अगला सेट खाली है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा कि के क्यू डिवाइडेड बाय, क्या मिल जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू 2 एक था, हाँ, होल की पावर 3/2। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय आर क्यू मिल गया कि नहीं, हाँ। और q इंटू 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है कि नहीं, मैंने बताया था ना। क्या हो गया ये, के पी बाय आर क्यूब, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल के लिए डेरिवेशन। और आपको पूछेगा हैशटैग इन लोग का रिश्ता क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का केस में कैसे होता है। ठीक है, तो अब सिंपली क्या हो जाएगा, हम लोग को एक्सियल के केस में क्या मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाय आर क्यूब, ई ए लिख देता हूँ। ठीक है, और ई इक्वेटोरियल में ई लिख देता हूँ, समझ में आ गया ना। और इक्वेटोरियल का केस में हमें क्या मिला था, kp बाय आर क्यूब। तो सीधा सीधा दिख रहा है ना यहाँ से कि ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। फाइन, कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि इक्वेटोरियल दे देगा और पूछेगा एक्सियल में कितना होगा, फिर बस लिख दीजिएगा 2 टाइम्स करके। ओके, चलिए, अरे अरे हाँ हाँ, नेक्स्ट कोई अच्छा अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि two charges plus minus 10 coulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge and a point Q 15 centimeter from O on the line passing through O and normal to the axis of the dipole. अभी देखिए यहाँ पे केयरफुली हमको स्मार्ट वे क्या करना है कि देखिए दोनों डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है ना, है कि नहीं, दोनों डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। और हमने तो अभी रिलेशन पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। तो हम लोग आइदर एक्सियल निकाल ले या फिर इक्वेटोरियल निकाल ले और उसके बाद उसमें कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, नहीं तो कोई कोई स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तो आपके पास ना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है ना। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या दिया गया है, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है दोनों, ये +10 ये -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इनका बीच का डिस्टेंस है 5 mm। तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना है, आर ए लिखिए आर लिखिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिस्टेंस ले 5 मिलीमीटर मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट में। ठीक है, और चार्ज का वैल्यू क्या है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो गया, मीन्स 10 की पावर -5 कूलम। ओके, अब चलिए अब जो करना है वो करते हैं। ठीक है, हमें क्या 15 सेंटीमीटर अवे, मतलब ये सेंटर से यहाँ पे हम लोग क्या ऑन दी साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालना है ना, तो इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, वेट, यूज करते हैं ना, इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है कि नहीं। हाँ चलिए, हम लोग को इधर निकालना है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब कितना, 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर, चलिए सेंटर से इतना डिस्टेंस दिया गया है, तो सिंपली फॉर्मूला लगाइए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना हो जाएगा 2kp बाय आर क्यूब, मैंने आपको लिखा था फॉर्मूला। देखिए लेकिन इसमें ये आर, सॉरी यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ए, तो आपको समझ में आएगा डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2 इंटू के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ और पी मतलब क्या, पी मतलब क्या, क्यू इंटू 2a
मतलब ये 2a याद नहीं रखिएगा, सॉरी, इसको ये ऐसे याद रखिएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, क्योंकि मैं भी बहुत गलती कर देता हूँ कभी कभी। मैंने जब पढ़ा था तो मैंने क्या किया था कि q इंटू 2a होता है ना, तो मैं a को क्या हम लोग a को क्या मान लेते हैं, इसका बीच का डिस्टेंस, जैसे हम लोग ने अभी a लिखा ना, और उसके बाद a को 2 इंटू करके रख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा ये पूरा डिस्टेंस ही रहता है 2a, मतलब ठीक है, वो डिराइवेशन के लिए हम लोग 2a लेते थे ना, ये पूरा डिस्टेंस ही 2a बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमेशा आप 2a याद नहीं रखिएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम याद रखिएगा, ठीक है। तो चार्ज कितना है हमारे पास, 10⁻⁻⁵, और डिस्टेंस कितना है 5 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई r³, और r कितना है 15 इंटू 10⁻⁻² का मीटर, उसके बाद उसका होल क्यूब ना। हाँ, बस इसको आप कैलकुलेट कीजिए, जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या ई एक्सीएल आ गया ना, ई एक्सीएल हमारे पास कुछ आ गया। तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या गया, इक्वेटोरियल पूछा है, तो सिमिलरली ई इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, एक्सीएल डिवाइडेड बाय 2, बात खत्म। अब इसको कैलकुलेट नहीं करना है, KP/R³ फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, अरे तो बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए ना। चलिए, हाँ अब चलिए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि अगर एक डायपोल को हम लोग ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सुंदर बनाइए, सुंदर, फिजिक्स में ड्राइंग अच्छा बनाइएगा तो आपका आधा क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा, समझे। ये आपको मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा ना वैसे वैसे सिखाऊंगा जरूर। मान लीजिए कि ये -q और ये +q, ठीक है, और p वेक्टर का डायरेक्शन कैसे, ऐसे, ये p वेक्टर। अब देखिए जब इसको हम लोग ऐसे रखेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, +q पे किधर फोर्स लगाएगा, +q पे किधर फोर्स लगाएगा, इन द ऑपोजिट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस करने पे फिर क्या होगा कि ये +q जो है, तो हमको हमें क्या पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर फोर्स लगता है कि नहीं। फोर्स कैसे लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इधर F। तो हम लोग बेसिकली ये क्या जानते हैं, F इक्वल टू क्यू ही जानते हैं कि नहीं हम लोग, मैंने आपको पढ़ाया था ना, E इक्वल टू Q/F/Q, तो F इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई, तो इधर एक फोर्स लग रहा है क्यू ई, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, इस पर क्या लगेगा, सिमिलरली इस पर भी क्यू ही लगेगा। और हमें पता है कि अगर एक बॉडी पे एक्ट करे, एक कपल फोर्स है कि नहीं, एक कपल फोर्स बॉडी पे अगर एक्ट करे तो क्या एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना। ये देखिए, जैसे ये बॉडी आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा सर, हाँ ये देखिए बॉडी है। तो मैं अगर इधर से और इधर से ऐसे घुमाऊँ ना, इधर भी फोर्स लगाऊँ, इधर भी फोर्स लगाऊँ, तो ये टिप पे फोर्स लगाऊँ, ये टिप पे फोर्स लगाऊँ इक्वल, तो ये सेंटर होकर घूमना शुरू हो जाएगा ना। मीन्स क्या, ये सेंटर से घूमेगा ना, ये सेंटर से अगर घूमेगा तो इस पर एक टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अभी हमको वही एक टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा P, अरे यार हाँ, टॉर्क क्या हो जाएगा P×E, ठीक है, टॉर्क P×E, और हम लोग क्या लिखेंगे PE sin थीटा, और थीटा इज बेसिकली क्या, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। और हमेशा एक बार नोट करके चलिएगा कि P वेक्टर का डायरेक्शन अच्छे से नोट कर लीजिएगा, हाँ, P डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। मान लीजिए अगर मैंने ये यहाँ पे नेगेटिव दे दिया और यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, तो फिर ये एंगल थीटा नहीं रहेगा, फिर ये एंगल अलग हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ से, समझे। बहुत बच्चे गलती करते हैं, सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचे और एंगल ले लिए, उसे नहीं होता है, समझे, समझ में आया कि नहीं। हाँ, टॉर्क क्या होगा, पी साइन थीटा लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ये देखिए ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है, और मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे -q दे दिया, यहाँ पे +q दे दिया, ऐसे, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना है, तो आप क्या बताएंगे, ये थीटा नहीं होगा एंगल, ये गलत है, समझे, ये थीटा नहीं होगा, ये पी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है ना, तो ये इसके बीच में ये मान लीजिए ये एंगल थीटा है ना, तो ये इसके साथ ऐसे थीटा बना रहा है, ऐसे ऐसे, ये वाला देखिए, ये वाला एंगल थीटा है, इसके साथ बेसिकली कितना एंगल हो गया फिर, 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया कि नहीं, है कि नहीं। हाँ चलिए,
ऐसे कंसिडरेशन लेके चलिएगा। आपको मान लीजिए ये एंगल दे देगा, ऐसे मान लीजिए इसका डायरेक्शन इधर है, आपको ये एंगल थीटा दे देगा, ठीक है, आपको ये एंगल थीटा दे देगा, पूछेगा आंसर, तो अब डायरेक्ट थीटा लेके मत सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों के बीच में टेल टू टेल ज्वाइन करके एंगल निकालना है ना हमको, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से थोड़ा, हाँ डायरेक्शन बहुत जो बहुत वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, फिर तो आप डायरेक्शन नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम करेगा ना वो फिर, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, बेसिकली गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या है कि जैसे कि देखिए हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी निकाल सकते हैं ना। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या करेंगे, लंबा कैलकुलेशन होगा, फिर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन गॉस लॉ क्या करता है वही ना, कि हमारे कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कोई भी बॉडी के लिए थोड़ा कैलकुलेशन ईजी कर देता है, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होता है ना, जो हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट किया ना, वो क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि क्यू एनक्लोज, मान लीजिए ये एक बॉडी है ना, तो बॉडी के अंदर कितना चार्ज है वो मैटर करेगा, बाहर कुछ भी चार्ज हो कोई मैटर नहीं करता, बॉडी के अंदर कितना चार्ज है ना वो मैटर करेगा सिर्फ गॉस लॉ में, ठीक है। ये वाला क्यू एनक्लोज सिर्फ अंदर में कितना चार्ज है, ओके। एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है। चलिए, और मान लीजिए हम लोग को जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना किसी से, तो हमको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। अब गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं वो हमको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर ई इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ई कहीं और कैलकुलेट कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस कहीं और से पास हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं गॉसियन सरफेसेस की। तो बेसिकली आपके मतलब हमारे सिलेबस में तो तीन है, तीन जिसके हम लोग डेरिवेशंस करेंगे कि मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पहला तो स्ट्रेट वायर, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दूसरा मिलेगा प्लेन सीट, और रेक्टेंगुलर सीट भी बोल सकते हैं आप इसको, रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है। और तीसरा मिलेगा हमको स्फेरिकल सेल। गलत हो गया ना, एस स्पेलिंग क्या था सेल का, नहीं सील हो गया ना, एक सेल लिख के रखे हम, SHELL, अच्छा। जो तो चलिए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में तीन चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन वायर, वायर स्ट्रेट इन्फाइनेटली स्ट्रेट वायर है, और उसके बाद प्लेन सीट, और तीसरा है स्फेरिकल सेल। हमें बेसिकली SHELL, हाँ। बेसिकली हमें ये तीन चीज़ों के बारे में जानना है कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और कैसे डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि स्ट्रेट वायर, हाँ, तो स्ट्रेट वायर कैसा रहेगा, ऐसा। तो स्ट्रेट वायर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, तो स्ट्रेट वायर के लिए मान लीजिए हमें ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंडर रहता है, ओके, याद रखिएगा। स्ट्रेट वायर के लिए गॉसियन सरफेस इज ए सिलेंडर। प्लेन सीट, हाँ, तो प्लेन सीट के लिए ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए प्लेन सीट है, तो प्लेन सीट के लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, बेसिकली हम इसे पैरेललो पाइप्ड कहते हैं, हाँ। पैरेललो पाइप्ड क्या होता है ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि पीछे भी रहेगा इतना, ओके। बेसिकली आपको ये, हाँ ऐसा, चलिए देखिए, तो आपको याद रखना है कि मान लीजिए आप क्यूबॉइड ही पकड़ लीजिए ना इसको, अभी के लिए क्यूबॉइड मान लीजिए, पैरेलल टिल्टेड क्यूबॉइड होता है, ठीक है। अभी आप इसको क्यूबॉइड मान के चलिए, तो मान लीजिए कि हम इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे, हमको इसमें एरिया निकालने देगा, ठीक है। मतलब एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्फेरिकल सेल तो आपको पता ही है, स्फेरिकल सेल ऐसा होगा, स्फीयर होगा, और उसका गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर ही होगा, ठीक है।
देखिए डिराइवेशंस करने से पहले मैं आपको ये कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि देखिए जैसे अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट कुछ स्ट्रेट चीज़ है, हाँ, तो चार्ज डेंसिटी बोल के कुछ होती है। हाँ देखिए चार्ज डेंसिटी बोल के कुछ होती है। चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की होती है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक एरियल चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जो एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट, मान लीजिए ये लाइन पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या बोलेंगे, लीनियर, मान लीजिए इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज हम क्या बोलेंगे, क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, मतलब हर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज, और उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, लेमडा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे, लेमडा से। सिमिलरली एरियल चार्ज डेंसिटी कितना है, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, मीन्स क्यू बाई ए, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ठीक है, और इसको हम लोग क्यू बाई वी लिखते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ओके, तो चलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिराइव करेंगे फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो मान लीजिए ये हम लोग हमारा हो गया स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट तो नहीं है लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा कि स्ट्रेट है, क्या करें अब, ड्राइंग अच्छा नहीं है ना। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको स्ट्रेट बनाने का, जाते आप लोगों को सुविधा हो देखने में। हाँ चलिए चलिए, अब थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये इन्फाइनाइट को टेन कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को, ये भी इन्फिनिटी को टेन कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमें पी पॉइंट पे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ हमको, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर बनाएंगे, और हमेशा याद रखिएगा हम जो वहाँ पे ई डॉट ए लिखते थे ना, इक्वल टू ई डॉट ए, इसमें ये ए गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, ना कि सिलेंडर, ना कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एरिया। ठीक है ना। तो मान लीजिए हमको ये फाइनाइट एल के लिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें एल लेंथ दे दिया गया, हमें पूछेगा ये एल लेंथ के लिए पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हमको बताओ। ठीक है, ये एल लेंथ के लिए हम निकाल रहे हैं। अब देखिएगा कि ये एल लेंथ के लिए चार्ज कितना हो जाएगा। मान लीजिए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा दिया हुआ है। ठीक है, लेमडा, तो ये मतलब एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, अगर पर यूनिट लेंथ लेमडा है तो एल लेंथ पे कितना, लेमडा एल। समझ रहे हो ना, लेमडा एल कैसे, मतलब ये एनक्लोज चार्ज हो गया ना इतना, लेमडा एल, ये जो हम लोग गॉसियन सरफेस बना रहे हैं उसके अंदर में एल लेमडा एल चार्ज है। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और एरिया कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ ये डिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें क्या पता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है ना, 2 पाई रेडियस इंटू ये एल, क्यू एनक्लोज कितना है, लेमडा एल। ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये एल से एल गया, लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, आ गया ना, यही है आपका फाइनल रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, अब देखिए अब एग्जाम में, अब जैसे मैंने आपको डाइपोल वेपोल में ऊपर में लिखा है नहीं कि लेट अस एज्यूम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि लेट अस एज्यूम, जैसे डाइपोल में आप लिख देंगे ना कि लेट अस एज्यूम ए डाइपोल, ये डिस्टेंस ये ले लिया, ये डिस्टेंस ये ले लिया, अंग्रेजी लिखते रहिएगा। ठीक है, वो मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। चलिए अब आपको ये चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि जो इनफाइनाइट प्लेन सीट जो है ना, तो इनफाइनाइट प्लेन सीट, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए हमें ये पार्टिकुलर एरिया के लिए निकालने दिया गया है, जिसका एरिया हमें ए दे दिया है। ठीक है, और इसका हमें एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी कितना दिया गया, मान लीजिए सिग्मा। ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया गया। अब ये एरिया के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने दिया जाए एट ए डिस्टेंस आर,
ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगा और इसके वजह से यहाँ पे भी होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं ना कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दो होगा ना, एक थोड़ी होगा। आ रहा है समझ में? जैसे कि देखिए आप स्ट्रेट वायर के केस में क्या था कि ऐसे ऐसे सब डायरेक्शन में निकल रहा था ना, पूरा कर्व सरफेस से निकलेगा ना। तो सिमिलरली इसके लिए भी तो पूरा ऐसे ऐसे निकलेगा ना, दोनों तरफ निकलेगा ना। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अगर ये एरिया ए है तो ई डॉट ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट में हम क्या लिखेंगे, ई डॉट, ये एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस एरिया हो जाएगा ना, क्योंकि डबल एरिया है, आगे वाला भी एरिया है पीछे वाला भी एरिया है। ठीक है। और अब देखिए क्यू एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, हमारे पास एरियल चार्ज सिग्मा दिया हुआ है और सिग्मा इंटू एरिया। समझ रहे हो ना, क्योंकि हम सिग्मा क्या लिखते हैं, क्यू बाई ए। ठीक है। तो क्यू क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, समझ गया ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये ए से ए गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना है, कंडक्टिंग प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, और ये आर डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। हमने आर डिस्टेंस तो लिया था, लेकिन आपको बहुत अच्छी खास बात क्या मिली कि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। मीन्स प्लेन शीट के लिए यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना। समझ रहे हैं? फाइनाइट प्लेन शीट के लिए अलग आएगा केस, फाइनाइट प्लेन शीट के लिए आपका दिया गया नहीं है सिलेबस में। ठीक है। ये तो इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, तो आप कहीं भी ले लीजिए आंसर सेम आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। मान लीजिए ये हमारा स्फेरिकल सेल है। ठीक है। और थिन स्फेरिकल सेल है ना, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, मतलब एरियल चार्ज डेंसिटी होगा। तो मान लीजिए हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी क्या ले लेंगे, सिग्मा ले लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमें एट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। इस केस पे दो आएगा, एक इनसाइड, हम लोग पहले पहले आउटसाइड के लिए करते हैं, और उसके बाद एक इनसाइड। ठीक है। आउटसाइड के लिए क्या होगा, गॉसियन सरफेस क्या होगा आउटसाइड के लिए, एक स्फीयर होगा गॉसियन सरफेस। इतना तो मैंने बताया था ना आपको कि गॉसियन सरफेस एक स्फीयर होगा, स्फीयर के लिए। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस स्फीयर होगा, तो हमें क्या पता है कि ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ। में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr²। समझ रहे हो ना। क्यू एनक्लोज कितना होगा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्यू एनक्लोज कितना होगा। हमें एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया गया है। ठीक है। मीन्स पर यूनिट एरिया पे इतना है, और टोटल कितना एरिया है ये वाला, ये स्फीयर का टोटल एरिया कितना होगा। मान लीजिए रेडियस आपको दिया गया है कैपिटल आर। ठीक है। अगर रेडियस कैपिटल आर दिया गया तो पूरा एरिया कितना होगा, 4πr²। समझ रहे हैं, समझ रहे ना। इधर ये सिग्मा, सिग्मा इंटू 4πr²। नेट एनक्लोज चार्ज, मतलब ये गॉसियन सरफेस का इनसाइड में इतना ही चार्ज हुआ ना, कि ये यूनिट पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है इंटू टोटल एरिया। समझ रहे हैं ना, ये टोटल एरिया और ये पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 4π से 4π कैंसिल, सिग्मा r² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r²। ओके फाइन। चलिए इसमें ये रेडियस ऑफ स्फीयर, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। चलिए अब इनसाइड, इनसाइड वाला केस में देखिएगा कि इनसाइड वाला में आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है। हमें क्या पता है, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये अगर ये स्फीयर है, इसका इनसाइड में हम कुछ भी ले ले, तो इनसाइड में अगर ये मान लीजिए हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, तो इसका अंदर में कुछ चार्ज है क्या गॉसियन सरफेस का अंदर, नहीं है ना, क्योंकि ये तो स्फेरिकल सेल है ना, तो चार्ज ही सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये यहाँ पे देखिएगा सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना चार्ज, तो वहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। और जब वहाँ पे अंदर में कुछ आया ही नहीं, क्यू एनक्लोज अगर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको कि इनसाइड स्फेरिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ देखिएगा कि देखिए जो हमने सिग्मा r² पे इसको लिखा ना, तो हम सिग्मा को मान लीजिए आपको इसके ऊपर चार्ज दिया गया है कि ओवरऑल ये पूरा सरफेस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाय 4πr² लिख सकते हैं ना। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सिग्मा को,
Q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो क्या है आपको Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ना। और इसको हम लोग एज ए रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन का के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मान लीजिए एक कोई भी सॉलिड स्फीयर हो बा होलो स्फीयर हो कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपको उसके बाहर में निकालने दिया जाए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सिंपली उसको क्या कीजिएगा कि वो स्फीयर को कंसंट्रेट कर दीजिएगा सेंटर पे, उसको पॉइंट चार्ज बनवा दीजिएगा। उसको आप पॉइंट चार्ज बना देंगे ना तो हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट सिंपल निकालना ना। ठीक है, आउटसाइड में बहुत ईजी है। चलिए, तो चलिए आज का सबसे बेहतरीन सवाल के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड। ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस था, इसका चार्ज कितना था जेड ई, और ये पॉइंट चार्ज था, और इसको क्या किया एक सराउंड करके रखा है, सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, हाँ, अप टू ए रेडियस आर। यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, पूरा पूरा में नेगेटिव भरा हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, माने ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जेड ही है ना, पॉजिटिव कितना है जेड ही, तो नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव टोटल भी जेड ही होगा, तभी ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी हमें क्या दिया गया फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखिए अगर आर आपको पूछा गया है तो अगर आप स्मॉल आर बाहर कंसिडर कर लेंगे ना, स्मॉल आर अगर आप बाहर कंसिडर कर लेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो प्लस माइनस, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं ना। ठीक है, तो बाहर के लिए तो जीरो। अब अंदर में हम लोग कंसिडर करके देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने अंदर में ये देखिए ये एट ए डिस्टेंस आर हमने कंसिडर किया। ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर हमने एक थीन सेल जैसा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला थीन सेल नहीं, हम मान लीजिए कि स्फीयर ही कंसिडर कर लेते हैं एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, रुकिए मैं सुंदर कर, ये हमारा स्फीयर हो गया आर। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर पे। तो हमें क्या पता है गॉस लॉ से कि ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, पता है ना हमें। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, ये वाला 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब क्यू एनक्लोज, देखिए क्यू एनक्लोज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए ये तो पॉजिटिव चार्ज वाला तो सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को अभी के लिए छोड़ दीजिए, तो हमें बस नेगेटिव चार्ज पे फोकस करना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये स्फीयर में पूरा में नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, इसमें अब हमने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, मान लीजिए टोटल नेगेटिव चार्ज कितना जेड ही है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, ये हमको क्या मिल गया रो मिल गया, टोटल वॉल्यूम टोटल मतलब वो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हम लोग को डेंसिटी मिल गया। ठीक है, अब क्यू एनक्लोज कितना होगा, ये हमें पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, तो आर में वॉल्यूम कितना हो जाएगा जेड ई डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसका ये एरिया होगा ना, ये जो ये वॉल्यूम होगा ना, सॉरी एरिया नहीं, ये वॉल्यूम होगा ना कुछ जो हमने कंसीडर किया, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा कि नहीं वॉल्यूम, समझ आ रहा है कि नहीं ये वॉल्यूम कैसे होगा। और एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है कि ये तो बस नेगेटिव चार्ज हुआ ना, समझ रहे हैं ना, ये तो बस नेगेटिव चार्ज हुआ ना, ये जो हमने अभी लिखा है तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये सेंटर पे तो एक पॉजिटिव चार्ज भी था ना, समझ रहे हैं ना। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, क्योंकि हम लोग तो क्यू एनक्लोज लिखते हैं ना, तो कुछ पॉजिटिव तो नेगेटिव, कुछ जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को तो काट देंगे, तो ओवरऑल हमें नेट चार्ज कितना मिल जाएगा इनसाइड ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हमें पॉजिटिव चार्ज कितना था जेड ई, और नेगेटिव चार्ज कितना मिला इतना, इसको पहले कैंसिल ही कर दीजिए यहाँ से, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना मिला जेड ई इंटू
स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लाइन बहुत जरूरी है समझना कि पॉजिटिव चार्ज से हमें नेगेटिव चार्ज वाले को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें टोटल चार्ज मिलेगा ना अंदर में कितना है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब ई की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जेड ई कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने कैसे निकाला, बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर दिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका ये आपको समझना जरूरी है कि कैसे निकाला, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आया तो फिर से ये लेक्चर देखिएगा, लेक्चर नहीं देखिएगा मतलब ये जो टॉपिक है ना ये फिर से देखिएगा, समझे। ये इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आएगा जरूर, कभी ना कभी जरूर आएगा। अभी तो मैंने पेपर जितना स्टडी किया है उस हिसाब से एक दो बार तो आया भी होगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ और एक बात कि ये आपको जो पूरा लेक्चर का नोट्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ने अगर लिखा है अगर हाथ से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार लेक्चर को गो थ्रू कीजिएगा जरूर, ठीक है। आपको ये नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।